हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ शिखर आईएएस। शिखर आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ आपका इंग्लिश का एजुकेटर, मेरा नाम है पीयूष सिंह और हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश का सेक्शन। ये जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे बैंकिंग के एग्जामिनेशन की बात की जाए, स्पेशली एसएससी का भी नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो एसएससी के एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रॉपरली इंग्लिश के सेक्शन के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें करेंगे डिस्कस। तो देखिए, ओवरऑल सेक्शन मैंने लास्ट टाइम भी, अगर आपने वो वीडियो अभी नहीं देखा है तो एक बार वॉच कर लीजिए। डिस्कशन किया था कि ओवरऑल इंग्लिश का सेक्शन डिवाइड किया जाता है 3 सेगमेंट्स में। पहला पोर्शन जिसमें ग्रामर की बात होती है, दूसरा पोर्शन जिसमें वोकैबुलरी की बात होगी और तीसरा पोर्शन जिसमें कॉम्पोजिशन की बात होगी। तो इनमें से आज हम लोग ग्रामर का सेक्शन अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब ग्रामर लास्ट टाइम भी डिस्कशन हुआ था, फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ग्रामर और कुछ भी नहीं है, इट इज़ नथिंग बट अ सेट ऑफ रूल्स। कुछ रूल्स जो हमारी हेल्प के लिए बनाए गए हैं, प्रैक्टिस करने के लिए बनाए गए हैं। इनमें सबसे पहली चीज़ जो हमें पढ़नी होती है वो है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, इनका सेंटेंस में अलग अलग फंक्शन होता है। फंक्शन का मतलब कोई भी वर्ड सेंटेंस में क्या काम करता है उसको डिफाइन करना कहलाता है उसका फंक्शन। जैसे नाउन के बारे में अगर पूछा जाए कि एक नाउन सेंटेंस में क्या करता है, तो आपको सिंपल सी चीज़ें पता होना चाहिए कि नाउन के सेंटेंस में सिर्फ 2 काम हैं, या तो वो नाउन सब्जेक्ट का काम करता है या फिर ऑब्जेक्ट का। सिमिलरली हमने पढ़ा है कि प्रोनाउन का काम होता है नाउन की जगह लेना, लेकिन एक्चुअल में प्रोनाउन का काम सिर्फ नाउन को रिप्लेस करना ही नहीं है। प्रोनाउन का काम भी होता है या तो सब्जेक्ट का काम करना या फिर ऑब्जेक्ट का। वर्ब की बात करें तो वर्ब के 2 मेन फंक्शंस होते हैं। पहला, वर्ब आपको बताती है कि सेंटेंस में कौन सा एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। दूसरा, वर्ब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताती है, दैट इज टेंस। ठीक है ना। तो नाउन और प्रोनाउन के ये काम हो गए, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह से यूज होना। वर्ब एक्शन या टेंस को डिफाइन करने में यूज होती है। एडजेक्टिव और एडवर्ब्स दोनों वर्ड्स का काम होता है किसी दूसरे वर्ड्स को डिस्क्राइब करना। बस डिफरेंस ये है कि एडजेक्टिव बताता है नाउन या प्रोनाउन के बारे में और एडवर्ब बताएगा इनके अलावा बाकी जो वर्ड्स बचे हैं, स्पेशली वर्ब के बारे में। एडजेक्टिव्स या दूसरे एडवर्ब्स के बारे में अगर कुछ बताना है तो हमें ज़रूरत पड़ेगी एडवर्ब की। बने बनाए सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करेगा कंजंक्शन, ज्वाइन करता है ये वर्ड्स को या फिर सेंटेंसेस को एक दूसरे के साथ जोड़ने में काम आता है। और प्रेपोजिशन का काम होता है वर्ड्स को एक दूसरे से रिलेट करना, स्पेशली नाउन और प्रोनाउंस को एक दूसरे से रिलेट करना। इनके अलावा और कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच के फंक्शंस ऐड हो जाते हैं उसके बारे में करेंगे बात। तो बेसिक से अगर हम बिल्कुल स्टार्ट करें, ये मैंने एक छोटा सा बिल्कुल रफ आइडिया आपको दिया है। इंडिविजुअली इन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। तो चलिए बेसिक से अगर शुरू करें तो सबसे पहले लेटर्स की बात कर लेते हैं। हिंदी में लेटर्स को बोला जाता है अक्षर या वर्ण। अब वर्ण या अक्षर होता क्या है? देखिए, अक्षर या वर्ण किसी भी लैंग्वेज की, जैसे आप इंग्लिश जब पढ़ते हैं तो या तो आप सेंटेंसेस के फॉर्म में पढ़ते हैं चीज़ों को या फिर वर्ड्स या शब्द के फॉर्म में। लेकिन सेंटेंस बनता है वर्ड्स को मिलाने से, वर्ड्स बनते हैं लेटर्स को मिलाने से, और लेटर्स किसी चीज़ को मिलाने से नहीं बनते। तो लेटर्स किसी भी लैंग्वेज की सबसे छोटी यूनिट होती है, मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट। साथ ही साथ याद रखिएगा, लेटर्स और कुछ भी नहीं है, ये एक्चुअल में कुछ सिंबल्स होते हैं। सिंबल्स मतलब संकेत, चिन्ह आप बोल सकते हो। जैसे आपको पता है कि अगर हमें सी बनाना है तो ऐसा एक सिंबल बनाना पड़ता है, एल बनाना है तो ये, टी बनाना है तो ये सिंबल। लेकिन सिंबल्स तो मैथ्स में आपने ग्रेटर देन या इक्वल टू, लेस देन, ये भी, या क्वेश्चन मार्क, ये भी सुने होंगे। तो सिंबल्स ये भी हैं और यहाँ भी हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? इनको हम लेटर्स क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ऐसी सबसे छोटी यूनिट, कुछ ऐसे सिंबल्स जिनका अपना एक साउंड होता है,
इन लेटर्स को साउंड के फॉर्म में आप डिनोट कर सकते हैं। इनका अपना कोई साउंड नहीं है, इसलिए ध्यान रखिएगा, इन्हीं को हम लोग बोल सकते हैं लेटर्स। और लेटर्स को डिवाइड किया जाता है कुछ पार्ट्स में, आई एम श्योर ये भी आपको पता होगा। जनरली हम अभी तक दो कैटेगरीज में बांटते आ रहे हैं, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। अब वोवेल्स की बात करें तो 5 वोवेल्स आपने पढ़े होंगे, ए, ई, आई, ओ और यू। कॉन्सोनेंट्स जो इनके अलावा बचे हुए हैं, टोटल इंग्लिश में लेटर्स हैं 26। 5 वोवेल्स अगर हम हटा दें तो बचते हैं कॉन्सोनेंट्स 21। ये आपने अभी तक पढ़ा होगा। छोटी सी एक चीज़ यहाँ पर ऐड कराना चाहूँगा, कॉन्सोनेंट्स आर नॉट 21, दीज आर एक्चुअली 19 लेटर्स हमारे आते हैं कॉन्सोनेंट्स में। बी से लेकर के जो बचे हुए रेस्ट हैं, बस 2 लेटर्स जो यहाँ पर छूट गए हैं, कौन कौन से, W एंड Y, इन्हें कॉन्सोनेंट्स या वोवेल्स की कैटेगरी में नहीं बल्कि सेमी वोवेल्स की कैटेगरी में रखा जाता है। अभी सेमी का मतलब होता है हाफ, तो ये दोनों तरह का बिहेवियर शो करते हैं, वोवेल्स का भी और कॉन्सोनेंट्स का भी। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड सेमी वोवेल्स। ठीक है, तो वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स के अलावा एक कैटेगरी और मान ली गई है। अभी वोवेल्स और कॉन्सोनेंट में भी आप इनको डिवाइड करके सीख सकते हैं, लेकिन चूंकि अब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा एडिशनल चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये आप ज़रूर ध्यान रखें। तो लेटर्स को हमने डिवाइड किया वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स और सेमी वोवेल्स में। इन्हीं को जब हम मिलाते हैं तब बनते हैं हमारे वर्ड्स। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ और याद रखें, जनरली अगर आप टेट, सीटेट या सुपर टेट का भी एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस इसमें एडिशनली बन जाते हैं। जैसे इंग्लिश में लेटर्स तो 26 हैं, लेकिन अगर साउंड्स पूछ लिया जाए कि कितने साउंड्स हैं इंग्लिश में, तो याद रखें लेटर का साउंड एक ही हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे आपने सुना होगा कई जगह पर सी को क पढ़ा जाता है और कई जगह पर स पढ़ा जाता है। क्लियर? जैसे CEMENT, यहाँ पे सीमेंट पढ़ते हैं, लेकिन CAR में कार पढ़ा जाता है। तो एक एक लेटर के 2-2 साउंड्स भी होते हैं। अब अगर टोटल साउंड्स की बात करें तो लेटर्स तो 26 हैं, लेकिन साउंड्स इंग्लिश में टोटल आपको मिलेंगे 44। बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन है, बट डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे बनता है, स्पेशली टेट, सीटेट, सुपर टेट के एग्जाम में पूछा भी गया है। अब इनमें से वोवेल साउंड्स कितने हैं, तो सिंपली याद रखिएगा, वोवेल साउंड्स आर 20 एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स जो बचे हुए हैं दीज आर 24। क्लियर? तो साउंड के बेसिस पे 44 साउंड्स हैं। अब डिप्थोंग, मोनोथोंग, वो कभी हम लोग जब वोकैबुलरी और प्रोनाउंसिएशन की बात करेंगे तब मैं आपको इनके ऊपर डिस्कशन डिटेल में करूंगा। अभी के लिए फिलहाल ये क्वेश्चन के बेसिस पे ध्यान रखिए, लेटर्स 26, वोवेल्स 5, कॉन्सोनेंट्स 19, 2 लेटर्स सेमी वोवेल्स, साउंड 44, वोवेल साउंड्स 20, कॉन्सोनेंट साउंड्स टोटल 24। तो ये हमारा लेटर्स के बारे में जो बात थी वो। अच्छा, यहीं पे एक छोटी सी वोकैबुलरी भी अगर आप ध्यान रख पाएँ, देखिए बहुत सारे वर्ड आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें सारे के सारे वोवेल्स आते हैं। अगर पूछा जाए इंग्लिश का कोई एक वर्ड बताइए जिसमें सारे वोवेल्स आते हैं, एक तो सिंपल सा ये वर्ड याद रखिएगा, एजुकेशन। ऐसा ही मिलता जुलता वर्ड इक्वेशन है। इक्वेशन में भी अगर आप देखो ई भी है, यू, ए, आई, ओ, सारे वोवेल्स हैं। लेकिन इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक वर्ड आपको जो देना था यहाँ पर वो है ये। 3 वर्ड्स इंग्लिश में ज़रूर याद रखिएगा। पहला एब्स्टीमियस, दूसरा ध्यान से प्रोनाउंसिएशन करिएगा इसका, दैट इज फैसिशियस, और तीसरा आर्सेनियस। तीनों ही वर्ड्स अभी के अभी आपको याद हो जाएंगे। बस एक छोटी सी चीज़ का ध्यान दें, इनमें ये भी 3 वर्ड्स इंग्लिश में ऐसे हैं जिनमें आपको सारे के सारे वोवेल्स मिलेंगे, बट इन तीनों में स्पेशल ये है कि यहाँ सारे वोवेल्स भी हैं और वो भी सीक्वेंस से हैं। ए, ई, आई, ओ और यू, तीनों ही वर्ड इंग्लिश में केवल 3 ही वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें सारे वोवेल्स भी आते हैं और वो भी सीक्वेंस से आते हैं। अब ये वर्ड इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है ना। तो वर्ड्स की बात की, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स की बात की, उसी के बेसिस पे 1-2 वर्ड्स भी सीखते चलें। एब्स्टीमियस उस पर्सन को बोला जाता है
जो अपनी इच्छाओं पर या अपनी इंद्रियों पर बहुत कंट्रोल करके रखता है। हिंदी में इसको हम बोलते हैं संयम रखने वाला पर्सन, संयमी। द पर्सन हु हैज़ कंट्रोल ओवर हिज डिज़ायर्स, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वर्ड है। फैसिशियस उस पर्सन को बोला जाता है जिसको हंसी मजाक करना बहुत पसंद होता है, जॉली नेचर होता है, जॉवियल होता है। हिंदी में बोलते हैं हंसी मजाक करने वाला, हंसमुख, ग्रेगेरियस बोल सकते हैं आप। इवन विनोद पसंद करने वाला, विनोद का मतलब ही हंसी मजाक होता है, तो विनोदी ये इसकी हिंदी हो सकती है। बट याद रखें हंसमुख या जॉली ये भी इसका सिनोनिम हो सकता है। अच्छा, आर्सेनियस वर्ड बना है आर्सेनिक से, और आर्सेनिक एक पॉइजन जहर होता है। तो आर्सेनियस कोई भी ऐसी चीज जिसमें आर्सेनिक पॉइजन मिला हुआ हो, यानी जहरीली, कंटेनिंग आर्सेनिक पॉइजन, दैट इज आर्सेनियस। तो ये तीन वर्ड्स याद रखें, स्पेशली फर्स्ट वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब लेटर्स को जब हम मिलाते हैं तो बनते हैं वर्ड्स। तो अभी बात कर लेते हैं वर्ड्स की। देखिए वर्ड्स क्या होते हैं, हिंदी में इनको बोला जाता है शब्द, और शब्द बनते हैं चूंकि लेटर्स को मिलाने से, तो आप लिख सकते हो इट इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। लेकिन सिर्फ लेटर्स को मिला देने से अगर वर्ड्स बन जाते तो हम रोज अपने हिसाब से एक नया वर्ड बना लेते। हमें तो पता होता हमने क्या वर्ड बनाया है, बट सामने वाले पर्सन को नहीं समझ में आता। इसीलिए ऐसा ग्रुप ऑफ लेटर्स जिसका एक पर्टिकुलर मीनिंग भी हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसे ही हम रख सकते हैं वर्ड्स की कैटेगरी में। तो वर्ड्स अगर याद रखने हैं तो मीनिंग भी उनका समझना पड़ेगा, इसके साथ साथ उसका सेंटेंस में कुछ यूज़ भी किया जाता है वो भी आपको पता होना चाहिए। और इंग्लिश का आप कोई भी वर्ड ले लो, वो किसी ना किसी एक पार्ट ऑफ स्पीच में ज़रूर वेरी करेगा या फिर लाई करेगा। कोई भी वर्ड आप इंग्लिश का अगर एक ले लो तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट ज़रूर होगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन या वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन या आर्टिकल्स, इनमें से किसी ना किसी एक पार्ट ऑफ स्पीच में आप इसको रखोगे। तो वर्ड्स बनते हैं ग्रुप ऑफ लेटर्स से। देन जैसे लेटर्स को मिला के हमने वर्ड्स बनाया, ऐसे ही वर्ड्स को जब हम मिलाते हैं तो आते हैं हमारे सामने सेंटेंसेस। अभी सेंटेंसेस या सेंटेंस अगर बोला जाए तो इसकी हिंदी होती है वाक्य। क्या होता है सेंटेंस यानी वाक्य? इसे हम लिख सकते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का ग्रुप। लेकिन फिर यहीं पर ध्यान रखिएगा, सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही नहीं, उसका एक मीनिंग होना चाहिए, या रादर कई बार स्टूडेंट्स ऐसे याद रखते हैं कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। अभी कंप्लीट मीनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर केवल मीनिंग निकल रहा है तो आप उसको सेंटेंस नहीं बोल सकते। सेंटेंस में कुछ बेसिक चीज़ें होना बड़ा ज़रूरी है। अगर मैं बोलूँ इन दिस क्लासरूम, देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, मीनिंग भी समझ में आ रही होगी, लेकिन हम इसको सेंटेंस नहीं बोल पाएंगे क्योंकि ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। तो इसलिए एक डेफिनेशन ऐसे भी डिफाइन की जाती है, ग्रुप ऑफ लेटर्स विद अ कंप्लीट मीनिंग। दूसरा, उसका कुछ सेंस या लॉजिक भी निकलना चाहिए। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस आपको दे दूं, ही ईट्स कार्स, अब देखिए कंप्लीट तो है लेकिन क्या उसका कुछ सेंस निकल रहा है? तो ये भी सेंटेंस सही नहीं माना जाएगा, यानी उसका कुछ ना कुछ सेंस या लॉजिक भी निकलना चाहिए। सो ओवरऑल सेंटेंस को डिफाइन करने की कोई एक डेफिनेशन नहीं होनी चाहिए। यूसेजेस के अकॉर्डिंग, सेंस के अकॉर्डिंग, लॉजिक के अकॉर्डिंग सेंटेंस को कैसे कैटेगराइज किया जाता है उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। चलिए बात कर लेते हैं सेंटेंस की। जनरली एक सेंटेंस बनाने के लिए जो हमारे पास बेसिक सी चीज़ें होनी चाहिए वो हैं दो। पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट एक ऐसी चीज़ है जिसका यूज़ बहुत ज़्यादा ग्रामर में नहीं है, बट इंट्रोडक्शन लेना ज़रूरी है क्योंकि इसी के बेसिस पे बाकी चीज़ें डिफाइन होती हैं। हाँ, सब्जेक्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ये आगे बहुत जगह काम आएगा। इवन नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, कई जगह इसको आपको पढ़ना भी पड़ेगा और यूज़ भी करना पड़ेगा। अब जो गड़बड़ होती है सब्जेक्ट को लेकर के उसकी बात करते हैं। जनरली स्टूडेंट्स सब्जेक्ट की हिंदी जो लेते हैं वो लेते हैं ये कर्ता। कर्ता का मतलब होता है हु डज एन एक्शन।
जो भी कोई एक्शन करे वो कहलाता है कर्ता, जबकि सब्जेक्ट की हिंदी कर्ता नहीं होती, सब्जेक्ट को हिंदी में हम उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य वो होता है जिसके बारे में सेंटेंस में कोई बात कही जाती है। सब्जेक्ट इज वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बात करें वो सब्जेक्ट, लेकिन जो एक्शन परफॉर्म करे वो कर्ता। कर्ता को इंग्लिश में सब्जेक्ट नहीं कहा जाता बल्कि डूअर कहा जाता है। अभी डूअर याद रखना बड़ा आसान है, जैसे किल का मतलब होता है मारना, सो मारने वाला पर्सन किलर। प्ले का मतलब होता है खेलना, सो खेलने वाला पर्सन प्लेयर। टीच का मतलब होता है पढ़ाना, सो पढ़ाने वाले टीचर। ऐसे ही डू का मतलब होता है करना और करने वाला पर्सन दैट इज डूअर। तो डूअर को हम बोलेंगे कर्ता और सब्जेक्ट को हम बोलेंगे उद्देश्य। क्या डिफरेंस हो सकता है दोनों में, क्यों इंपॉर्टेंट है ये डिफरेंस समझना, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें आगे बड़े बड़े टॉपिक्स तक आपको हेल्प करेंगी। जैसे एक बेसिक सा एग्जाम्पल ले लें, रोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट डिफाइन करिए तो आपको यहाँ पर दिखेगा ये रोहन हमारा सब्जेक्ट है और रोहन यहाँ पर खेलने का काम भी कर रहा है, यानी यही रोहन यहाँ पर कर्ता भी है जिसको हम डूअर बोलते हैं और यही पर्सन सब्जेक्ट भी है। तो जनरली ऐसा होता है कि हम कर्ता को ही अपना सब्जेक्ट बनाते हैं, बट ये हर सेंटेंस के लिए सही हो ये समझ लेना गड़बड़ है। तो याद रखें सब्जेक्ट कर्ता हो सकता है, लेकिन हर बार कर्ता ही सब्जेक्ट होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अभी इसी सेंटेंस में इन्हीं पर्सन के लिए अगर मैं एक सेंटेंस ऐसे लिख दूं, रोहन इज अ गुड प्लेयर। अब बताइए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, तो आपको क्लियर आंसर मिलेगा कि रोहन यहाँ सब्जेक्ट तो है लेकिन ये हमारा डूअर नहीं है। यहाँ पे देखिए रोहन सब्जेक्ट तो है क्योंकि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन क्या इस सेंटेंस में सेकेंड वाले सेंटेंस में रोहन कोई काम कर रहा है? नहीं। तो याद रखें रोहन सब्जेक्ट भी है और कर्ता भी है फर्स्ट सेंटेंस में। सेकेंड सेंटेंस में ये सब्जेक्ट तो है बट कर्ता नहीं है। तो याद रखें हर बार डूअर ही सब्जेक्ट होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर सेंटेंस में एक्शन होगा ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। याद रखें यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, डूअर वो जो कोई एक्शन करे, और अगर एक्शन ही नहीं होगा सेंटेंस में, केवल आप क्वालिटी बताओगे, तो जब एक्शन नहीं तो डूअर भी नहीं। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है कि सब्जेक्ट वो जिसके बारे में हम बात करें, तो देखिए बात आप करोगे या तो पर्सन के बारे में या किसी प्लेस के बारे में या थिंग्स के बारे में, मतलब सब्जेक्ट बनाया ही किसको जाता है, पर्सन प्लेस थिंग, यानी या तो नाउन को या फिर प्रोनाउन को। प्रोनाउन इसलिए क्योंकि वो नाउन की जगह लेते हैं। तो याद रखें एक एक रूल आगे कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तक आपको पहुंचाएगा। अभी पढ़ा था ना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम नाउन या प्रोनाउन को ही करना है। सो याद रखें सब्जेक्ट या तो नाउन को बनाया जा सकता है या प्रोनाउन को। अभी आप यहाँ रोहन को हटाकर चाहें तो एक प्रोनाउन भी यूज़ कर सकते हैं ही, ये क्लियर रखिएगा। तो नाउन और प्रोनाउन को जब हम पढ़ते हैं तो हम इनडायरेक्टली सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ही पढ़ते हैं। तो ये पॉइंट ज़रूर ध्यान रखना है यहाँ पर आपको। अच्छा, डूअर को सब्जेक्ट कब नहीं बना सकते, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ हमने डूअर को सब्जेक्ट इसलिए नहीं बनाया क्योंकि सेंटेंस में कोई एक्शन ही नहीं हो रहा था। अब ये पॉइंट ज़रा नोट करिएगा, डूअर को जनरली सब्जेक्ट बनाया जाता है, लेकिन दो कंडीशंस ऐसी हैं व्हेन डूअर इज नॉट द सब्जेक्ट। डूअर को सब्जेक्ट नहीं बनाते। पहली कंडीशन इफ देयर इज नो एक्शन, अगर सेंटेंस में कोई एक्शन ही ना हो, और दूसरी कंडीशन ये है इफ सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। देख लीजिए पढ़ रहे हैं अभी हम लोग केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन, लेकिन सीधे बात पहुंच गई पैसिव वॉइस तक, क्योंकि ये कई ऐसी चीज़ें हैं, बड़े बड़े टॉपिक्स जो इन छोटी छोटी चीज़ों से डिफाइन हो जाते हैं।
ठीक है ना। अभी पैसिव वॉइस की बात यहाँ क्यों हुई, क्योंकि जब हम पैसिव बनाते हैं सेंटेंस तो आपने पढ़ा होगा कि ऑब्जेक्ट को उठा के हम सब्जेक्ट की जगह पे रख देते हैं, ना कि डूअर को। तो डूअर को सब्जेक्ट की जगह पर दो कंडीशंस में हम नहीं रख सकते। पहला, अगर एक्शन ही नहीं होगा तो डूअर ही नहीं होगा, तब नहीं रख सकते। और दूसरा, अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में। और ये पॉइंट, इसको अगर हम रिवर्स करके याद रखें तो ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मतलब अगर सेंटेंस में एक्शन हो लेकिन उसको करने वाला ये जो डूअर है यानी कर्ता, वो सब्जेक्ट की जगह पर यूज ना हो, तो समझ जाइएगा कि जो सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है वो पैसिव वॉइस में है। सिंपल। लेकिन अगर सेंटेंस में कोई एक्शन हो और उसको करने वाला डूअर यानी कर्ता, यही पर्सन आपको सब्जेक्ट की जगह पर दिखाई पड़ जाए, तो सिंपल रखें, ये सेंटेंस बनाया गया होगा एक्टिव वॉइस में। क्लियर। ये इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट का हुआ है। अभी प्रेडिकेट के ऊपर बात ऑफ कोर्स फिर से हम लोग करेंगे डिटेल में, लेकिन ऑफ कोर्स अपने अगले वीडियो में। अभी के लिए मैं आपको कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर दे रहा हूँ और इस बेसिस पे जस्टिफाई करिएगा कि वो सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है। छोटे छोटे 2-3 सेंटेंसेस।